हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका एसएनए परिवार टीम शिवराज सर की ओर से। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं बच्चों आज अपने रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर से। लास्ट क्लासेज में जहां अपन इंपोर्टेंट बातें कर चुके थे, बात अपनी हो चुकी थी बच्चों। डिजीज पोर्शन के अंदर अपन बात कर रहे थे, फेरिंजाइटिस से बात कर रहे थे, टोंसिलाइटिस से बात कर रहे थे, राइनाइटिस से बात कर रहे थे, कॉमन कोल्ड से बात कर रहे थे। लगभग छोटी मोटी 4 डिजीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन बड़ी बीमारियों की तरफ, लंबी बीमारियों की तरफ। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, जहां से हर बार एक एमसीक्यू आता है। थॉट ऑफ द डे है अपना बच्चों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, पढ़ते चले, बढ़ते चले। आज अपन बात करते हैं बच्चों पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या समझते हैं आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म से? इसका नाम आते ही अपन एक बात तो समझते हैं कि साहब पल्मोनरी सर्कुलेशन में कहीं भी क्लोट बन जाना क्या कहलाता है? एम्बोलिज्म। कहीं पे भी क्लोट बनना क्या कहलाता है? एम्बोलिज्म कहलाता है। पर यहां ये एम्बोलिज्म और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात होगी कौन सी? अपन यूं बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सर यहां पे आपका हाइट है, इस हाइट का आपका यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम के अंदर पूरी बॉडी का ब्लड आता है एसवीसी से और आईवीसी से। एसवीसी क्या है? सुपीरियर वेना क्या है? आईवीसी क्या है? इंफीरियर वेना क्या है? आपके दोनों हाथों का, सर का, कुछ अपर ऑर्गन्स का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है, में कौन लाती है? एसवीसी। आपके पैरों का, एब्डोमिनल कैविटी का कौन लाती है? आईवीसी लाती है। सारा ब्लड आके कहां पे गिरा है? राइट एट्रियम में गिरा है। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आया है बच्चों? राइट वेंट्रिकल के अंदर आया। और जो राइट वेंट्रिकल से यहां से सीधा ब्लड निकल के किस में जाता है? ये आपका जाता है बच्चों लंग्स में। और लंग्स में आपकी कौन है? एल्यूलाई। इस एल्यूलाई के पास से होके जाता है, यहां गैस एक्सचेंज करता है, CO2 देता है, एल्यूलाई से O2 लेता है, और वापिस ये सारा का सारा ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू आके कहां गिर जाता है? राइट, लेफ्ट एट्रियम। अरे कहां गिर जाता है? लेफ्ट एट्रियम। पर यहां अपन कह रहे हैं कि साहब मान लो आपके ये जो पैर हैं, आपके जो पैरों की बात हो रही है, इन पैरों से जो वेन जाती थी, ये वेन आगे चल के क्या बनाती है? इन वेना केवा। कौन सी वेना केवा? इंफीरियर वेना केवा। आपके पैरों की, आपके एब्डोमेन से निकलने वाली जो वेन्स है, वो सारी एक बड़ी पाइप में जुड़ती है, इंफीरियर वेना केवा में जुड़ती है, राइट एट्रियम में ले जाके कैसा ब्लड डालती है? डीऑक्सीनेटेड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब मान लो आपकी पैरों वाली जो वेन है, इसमें कोई क्लोट बन गया हो, क्या बन गया हो? कोई क्लोट। यहां जो क्लोट बनता है, इस क्लोट को अपन कहते हैं डीवीटी। क्या कहते हैं? डीवीटी। अरे क्या बोलेंगे? डीवीटी। क्या है डीवीटी? डीवीटी के नाम से पता चल रहा है सर। क्या है जी डीवीटी आपकी? ये आपकी है बच्चों डीप वेन थ्रोम्बस। अरे बोलो भाई क्या है? डीप वेन थ्रोम्बस। क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बस? आपकी बॉडी में दो तरीके की वेन्स है। अगर जैसे मान लो ये ऊपर दिखती है, कौन सी है? सुपरफिशियल। जो बॉडी में डीप साइड में है, जो बॉडी में इनर साइड में है, वो कौन सी है? वो आपकी है डीप वेन। सबसे ज्यादा जो क्लोट बनता है वो डीप वेन में बनता है। और डीप वेन में भी कहां बनता है? पैरों की वेन में। पैरों में भी कहां बनता है? लेफ्ट लेग में। क्यों? क्योंकि यहां पे सर्कुलेशन ज्यादा होता है लेफ्ट लेग की तरफ। यहां ओटा इस तरफ होता है, तो इस तरफ यहां ग्रेविटी की वजह से सर्कुलेशन ज्यादा होता है। और पैरों में ब्लड पड़ा ही रहता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड विस्कस हो जाता है। गाढ़े ब्लड के अंदर जैसे नहीं होता, अपन घर में अगर एक ग्लास में अपन ने बटर मिल्क डाल के छोड़ दिया, 2 दिन बाद देख रहे हैं वाटर ऊपर है और उस बटर मिल्क का जो कंटेंट है वो नीचे, अपने आप छन्ने लग जाता है। वो आपके ब्लड में भी ऐसा ही होता है। अगर आप ब्लड को निकाल के रखोगे तो आरबीसी वगैरह नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, प्लाज्मा ऊपर हो जाएगी। पर आपके ब्लड में कौन घूमते हैं? क्लोटिंग फैक्टर घूमते हैं। तो वो क्लोटिंग फैक्टर वहां पे क्या बनवा सकते हैं? क्लॉट। क्या बनवा सकते हैं? क्लॉट बनवा सकते हैं। तो यहां पे ये डीप वेन थ्रोम्बस जो है, ये मोस्ट कॉमन होती है लेफ्ट लेग में। कहां बनती है? लेफ्ट लेग। बाकी बातें इसकी भी आगे करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे क्लोट बन गया, डीवीटी बन गई, और ये डीवीटी, ये क्लोट यहां से चलता हुआ आगे आता है, कहां गिरता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां आता है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्लोट आगे आके कहां फंस जाता है? ये फंस जाता है बच्चों पल्मोनरी कैपिलरी। अरे बोलो भाई कहां अटक गया? सर ये अटक गया पल्मोनरी कैपिलरी में। और अगर ये पल्मोनरी कैपिलरी में अटक गया तो अब यहां इस पल्मोनरी आर्टरी वाला ब्लड यहां फिल्टर होके आगे नहीं आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके आगे नहीं आएगा, सर्कुलेशन रुक गया यहां पे। अगर सर्कुलेशन रुक गया, गैस रिएक्शन नहीं हो रही,
अगर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। और ये जो यहाँ पे क्लोट पल्मोनरी सर्कुलेशन में अटक गया, कैपिलरी में अटक गया, वो बातें कौन सी हो गई बच्चों आपकी? वो बातें आपकी हो गई पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अरे बोलो भाई कौन सी हो गई? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बातें हो गई। तो मैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात करूं तो आप क्या कहोगे? डीप वेन थ्रोम्बस और क्लोट और थ्रोम्बस और एम्बोलाई। एम्बोलाई का मतलब क्या होता है? एयर ओकल्जन इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे बोलो भाई किस में अटक गया? सर पल्मोनरी सर्कुलेशन में अटक गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में किस में अटक गया? मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट होती है वो होती है पल्मोनरी कैपिलरी। अरे बोलो भाई क्या होती है? पल्मोनरी कैपिलरी। क्यों होती है पल्मोनरी कैपिलरी? क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। इसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहां पे आसानी से क्लोट अटक सकता है। अटकते आप क्या कह दोगे? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बातें हो जाएगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है इसके होने का कारण क्या है? यहां क्लोट बनने का कारण क्या है? कोजेज की बात करोगे तो एक जो कोजेज आता है इसे अपन कहते हैं विर्चोज ट्राइड। अरे क्या कहते हैं बेटा? विर्चोज ट्राइड। देखो ट्राइड से आपको समझ में आ रहा है तीन बातें होंगी। एक तो यहां पे हो जाता है बच्चों हाइपर कोएगुलेशन। अगर बॉडी के अंदर कोएगुलेशन ज्यादा बढ़ गया क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर का काम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। या फिर बच्चों एक और काम यहां पे होता है वेनस स्टेसिस। वेनस स्टेसिस का मतलब होता है ब्लड का गाढ़ापन। स्टेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का गाढ़ापन। और साथ में क्या होती है बच्चों? एंडोथेलियल इंजरी। अरे बोलो भाई कौन सी इंजरी है? एंडोथेलियल इंजरी। यहां पे जो आपकी ब्लड वेसल्स है इस ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथेलियम। ब्लड वेसल्स की जो वाल है ये आपकी ब्लड वेसल्स से, इस ब्लड वेसल्स की जो दीवार है इस ब्लड वेसल्स की दीवार के अंदर एक कंटेंट छुपा बैठा होता है। इस कंटेंट को बोलते हैं कोलेजन फाइबर। क्या बोलते हैं? कोलेजन फाइबर। ये आपका कोलेजन फाइबर है। ये रहा। क्या है ये? कोलेजन फाइबर। आपकी बॉडी में जहां पे भी ब्लड वेसल्स है, जहां ब्लड वेसल्स की वाल है, दीवारें हैं, उन सारी दीवारों के अंदर एक कोलेजन फाइबर बैठा होता है, पर वो आपके ब्लड को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वाल के बीचों बीच बैठा है। इस ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर वाली जो ये लेयर है, इनर जो लेयर है, यहाँ पे कवरिंग किसकी है? एंडोथेलियल की है। अगर मान लो किसी भी कारणवश ये एंडोथेलियल की इंजरी हो गई तो एंडोथेलियल की इंजरी से अंदर से क्या दिखने लग जाता है? कोलेजन फाइबर। ये जो आपकी प्लेटलेट है ये प्लेटलेट टच कर जाती है कोलेजन फाइबर को, और जैसे ही कोलेजन फाइबर को प्लेटलेट टच करती है क्या हो जाती है? एक्टिवेट। क्या हो जाती है? एक्टिवेट। और जैसे एक्टिवेट होती है प्लेटलेट यहां पे गुच्छा बनाने लग जाती है। इसका मतलब ब्लड वेसल्स में क्या बन गया? क्लॉट। क्या बन गया? क्लॉट। अगर मैं कहूं कि एंडोथेलियल इंजरी हो गई, इसी के साथ में ब्लड गाढ़ा हो गया और इसी के साथ में कोएगुलेशन ज्यादा हो गया, तीनों चीजें एक साथ हो गई, तब आप क्या बोलोगे? विर्चोज ट्राइड। अरे क्या बोलोगे? विर्चोज ट्राइड। इसकी वजह से भी क्लोट बन सकता है। आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेशन अटक सकता है। और कौन सी बात हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात हो सकती है। या फिर इसके और कारण की बात करें बच्चों तो यह हो सकता है डीवीटी। और डीवीटी के बारे में अभी अपन ने कहा था, कौन सी बात होगी? डीप वेन थ्रोम्बस। और डीप वेन थ्रोम्बस की बात करें मोस्ट कॉमन कहां होता है? लेफ्ट लेग। अरे कहां होता है? लेफ्ट लेग में। और कहां कहां होता है लेफ्ट लेग में? ये पोप्लाइटियल वेन में होता है, ये सिफेनियस वेन में होता है, ये फीमोरल वेन में हो सकता है, ये सोलियल वेन में। पैर के अंदर ये जो वेन है इन वेन में सबसे ज्यादा डीवीटी बनने के चांसेस है। कौन कौन सी वेन के अंदर बनने का चांसेस है? पोप्लाइटियल है, सिफेनियस है, फीमोरल है, सोलियल है। इनके अंदर सबसे ज्यादा क्लोट बनने के चांसेस है, इनके अंदर सबसे ज्यादा डीवीटी होने के चांसेस है। और कारण क्या हो सकता है? अगर किसी को कैंसर हो तो कैंसर में होता है सेल लाइसिस, सेल टूटती है। या फिर हो बच्चों पोस्ट सर्जरी, ऑपरेशन होने के बाद में, यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है डीवीटी का। या फिर पेशेंट को लगा हो एनेस्थेसिया। अरे क्या लगा हो? एनेस्थेसिया लगा हुआ हो। या फिर पेशेंट होता हो बेड रिडन, पेशेंट पड़ा ही रहता हो बेड पे। या फिर कोई मोटा हो, पेशेंट को क्या हो? ओबेसिटी।
या फिर पेशेंट को हो बच्चों सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी लाइसिस। जो आरबीसी टूटती है, उस आरबीसी का जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उससे भी क्या बन सकता है? क्लॉट बन सकता है। या फिर बात हो सकती है बच्चों लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। अगर कोई बड़ी बोन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो गई तो इस लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के अंदर हमेशा होता है फेट एम्बोलिज्म। जो बोन टूटती है उस बोन से फेट निकलता है, और वो फेट अगर लंग्स में अटक गया तो वो क्या कोज कर सकता है? फेट एम्बोलिज्म। अरे बोलो भाई, क्या कोज कर सकता है? वो यहां पे कोज कर सकता है फेट एम्बोलिज्म। किसके बारे में बात होगी बेटा? फेट एम्बोलिज्म के बारे में बात होगी। या फिर हो सकता है बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अरे कौन सा एम्बोलिज्म हो सकता है? एमनियोटिक फ्लूइड। और यहां पे जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है ड्यूरिंग लेबर। अरे ये कब होता है? लेबर के दौरान होता है, डिलीवरी के दौरान होता है। तो यहां जो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में बात हुई? कुल मिला के कह रहे हैं कि कोई क्लॉट बन गया, क्लॉट चलता हुआ आया, हार्ट के अंदर से होता हुआ आके कहां फंस गया? लंग्स में फंस गया। और लंग्स के पल्मोनरी सर्कुलेशन में जहां फंसता है, कौन सी बात होगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कौन सी बात होगी बेटा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बातें हो गई। ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसके एक कारण की बात हो गई, रिस्क फैक्टर की बात हो गई। पर अगर अपन यहाँ पे बच्चों इसके साइंस की बात, पहले इसकी बात करते हैं टाइप्स की। इसके कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं। अरे कौन कौन से होते हैं दो टाइप? टू टाइप्स की बच्चों बात करें तो एक तो होता है सबमेसिव। एक तो कौन सा होता है बेटा? सबमेसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और एक होता है बच्चों मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहां मैं इस एल्यूलाई के पास में कहूं कि ये आपकी कैपिलरी निकल रही थी पल्मोनरी, ये कैपिलरी है पल्मोनरी। अगर ये पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर केवल थोड़ा सा ब्लॉकेज आता है, तब तो आप क्या कहते हो? सबमेसिव। अगर यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है, तब आप क्या कहते हो? मैसिव। क्या कहते हो? मैसिव। इसका मतलब यहां होता है ये पार्शियल, थोड़ा सा। अरे इसका नाम क्या होगा? पार्शियल। पर यहां पे पूरा हो जाता है, इसका नाम क्या है बच्चों? कंप्लीट। अरे बोलो भाई, क्या नाम है? कंप्लीट। तो यहां पे अगर थोड़ा सा ब्लॉकेज आया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसा है? मैसिव है, पार्शियल है। अगर बहुत ज्यादा आ गया, कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। या फिर मेसी हो गया, जो सबसे खतरनाक है, पेशेंट की डेथ होगी। क्योंकि पूरी तरह से अगर यहां पे पल्मोनरी कैपिलरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड यहीं पड़ा रहेगा। अब सेल के पास में CO2 ना जा पाएगी, ना सेल एल्यूलाई से O2 आ पाएगी, और यहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। पेशेंट किसकी तरफ बढ़ेगा? डेथ की तरफ बढ़ेगा। साइन क्या क्या देखने को मिलते हैं? एक साइन यह सबसे खतरनाक आता है, सबसे पहले वो आता है चेस्ट पेन। अरे क्या देखने को मिलता है? चेस्ट पेन। इसी को कहते हैं बच्चों ग्रेट मैस्कुएडर साइन। अरे कौन सा साइन है? ग्रेट मैस्कुएडर साइन है। ये जो ग्रेट मैस्कुएडर साइन है, इसमें क्या है? इसके चेस्ट के अंदर हाइपोक्सिया होने की वजह से, ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, O2 सप्लाई नहीं होने की वजह से यहां पे पेन होगा। क्या होगा? ग्रेट मैस्कुएडर साइन। और क्या देखने को मिलता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, सांस लेने में तकलीफ होगी, डिज्निया होगा, सांस रुक जाएगी, मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। क्या होगा? एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन से सबसे ज्यादा MCQ आते हैं यहां से। क्या होता है एप्रीहेंशन? जैसे मान लो आप सो रहे हो बढ़िया, रात को रील देख रहे हो, बैठे बैठे आराम से लेटे लेटे, दो लोग आए, एक ने आपके हाथ पैर पकड़े और एक ने तकिया लेके आपके मुंह पे तकिए से दबा दिया, आपका मुंह एकदम दबा दिया बिल्कुल ही। अब वो छोड़ ही नहीं रहा है। अब आपको क्या दिखेगा? अब आपको सामने मौत दिखेगी। क्या दिखेगी? मौत। तो जब अपन को लगता है कि अब तो मौत होने ही वाली है, अब तो बचना मुश्किल है, इस दौरान जो छटपटाते हैं, मौत से जो डरते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कहलाती है एप्रीहेंशन। क्या कहलाती है बेटा? एप्रीहेंशन। साथ में बच्चों यहां पे हो जाता है ब्लड टिंग्ड स्पुटम। यहां पे ब्लड में क्या आ सकता है? सॉरी, स्पुटम में क्या आ सकता है? ब्लड आ सकता है। यहां ब्लड टिंग्ड स्पुटम की बातें हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर बच्चों यहां पे क्रैकल साउंड आएगा। क्यों आएगा क्रैकल साउंड? क्योंकि यहां पे ब्लड भरा ही पड़ा रहेगा, पल्मोनरी एडेमा वाली स्थिति हो सकती है, तो क्रैकल साउंड आएगा। यहां ब्लड पड़ा रहेगा तो यहां आरबीसी छन छन के जा सकती है एल्यूलाई में, और वो आरबीसी रेड कलर की होती है। कब के साथ बाहर आएगी? क्या हो जाएगा? ब्लड टिंग्ड स्पुटम देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलता है बेटा? यहां पे आता है बच्चों पाला साइन। अरे क्या आता है? पाला साइन। क्या होता है पाला साइन? ये पाला साइन का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड साइट डायलेशन। जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, वो साइट क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, फैल जाएगी।
ऑब्स्ट्रक्टेड साइट का फैलना क्या कहलाएगा? पाला साइन। अरे कौन सा साइन होगा? पाला साइन, नॉट लाला साइन। एक देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक देखने को मिलता है बच्चों वेस्टरमार्क साइन। अरे कौन सा साइन आता है? वेस्टरमार्क। इसका मतलब होता है बिलो ओकल्जन साइट डायलेशन। जो ओकल्जन नहीं होता, सॉरी, जो ओकल्जन होता है उसके नीचे वाली जो जगह है उसमें डायलेशन हो जाना। अगर ये जगह जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जहां पे एम्बोलाई बनी, ये डायलेट हो गई, फूल गई, तो क्या कहलाएगा? पाला साइन। इसके नीचे वाली साइड फूल गई तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यहां होगी वेस्टरमार्क साइन की बातें। और अगर यहां पे फ्लूइड पड़ा रहेगा, ब्लड पड़ा रहेगा, ये मान लो यहां पे ओकल्जन हो गया, यहां पे डीवीटी बन गई। अब डीवीटी बन गई तो यहां तो रुकावट आ गई, अब ये ब्लड तो आगे जा ही नहीं रहा, तो ये आगे वाले ब्लड पे प्रेशर नहीं बनेगा जो यहां पे पहले से मौजूद है, ये ब्लड यहां पड़ा ही रहेगा। इसको बोलते हैं फोकल ओलिगेमिया। क्या बोलते हैं? फोकल ओलिगेमिया। फोकल ओलिगेमिया। एक यहां पे बात आती है बच्चों, फोकल ओलिगेमिया। क्या होता है फोकल ओलिगेमिया? आफ्टर ओकल्जन, ओकल्जन होने के बाद में, आफ्टर ओकल्जन, नेक्स्ट ब्लड प्रेजेंट। जहां ओकल्जन हो गया उसके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। क्या कहलाता है? फोकल ओलिगेमिया कहलाता है। और यहां पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट जाता है हाइपोटेंशन में, और हाइपोटेंशन से किसकी तरफ जाता है? शॉक की तरफ जाता है। क्यों? अगर मान लो यहां पे ब्लड आगे आ ही नहीं रहा, यहां पे तो रुकावट आ गई, तो ब्लड घूम के वापस कहां नहीं आ रहा? लेफ्ट एट्री में। लेफ्ट एट्री में नहीं आ रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी नहीं आ रहा, और वेंट्रिकल में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपके ओटा में भी ब्लड नहीं निकलेगा। और जब ओटा में ब्लड नहीं निकलेगा तो ओटा में कोई प्रेशर ही मेंटेन नहीं हो रहा, और प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा तो क्या हो गया? बीपी कम हो गई। अरे बीपी क्या हो गई? कम हो गई। और ये जो बीपी कम हो गई, इसी को अपन क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन होता है रहा, पेशेंट किस में चला जाएगा? शॉक में चला जाएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा इसके बारे में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में? डायग्नोसिस कैसे करेंगे बच्चों अपन? डायग्नोसिस के लिए एक तो करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट करते हैं? स्क्रीनिंग। क्या होता है स्क्रीनिंग? अगर अपन किसी भी बीमारी को रूल आउट करते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में अपन पता लगाते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में अपन अंदाजा लगाते हैं, और वो जो अपना अंदाजा है वो क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। अरे बोलो भाई, अंदाजा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट की मैं बात करूं बच्चों, तो यहां स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं डी डाइमर, और डी डाइमर हमेशा क्या होता है? राइज, बड़ा होगा। डी डाइमर क्या है? डी डाइमर एकमात्र की प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आपके ब्लड में तब बढ़ती है जब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्लोट बनता है। कहीं पे भी क्लोट बन सकता है, अभी अपन को पता नहीं चल रहा कि लंग्स में, पर डी डाइमर, आप हॉस्पिटल गए और आपने कहा कि यार मेरा टेस्ट कर दो, बॉडी के टेस्ट करो, आपने टेस्ट में डी डाइमर भी कराया और आपका डी डाइमर बढ़ा हुआ है। डी डाइमर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो ये बताता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हुआ है? क्लोट बन चुका है। अगर मैं यहां पे कंफर्मेटिव की बात करूं, जो 100% कंफर्म बताता है, कंफर्मेटिव की बात करें तो बच्चों यहां पे करते हैं सीटी एंजियोग्राफी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसकी अपन क्या कराते हैं? सीटी एंजियोग्राफी। अरे क्या कराते हैं? सीटी एंजियोग्राफी। बहुत बार एमसीक्यू यहां से, ये साइन के साथ आपको ये गो कंफर्मेटिव है, या इसी को कहते हैं बेटा गोल्ड स्टैंडर्ड। अरे बोलो भैया कौन सा है? गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है यहां से। कैसा, क्या, कौन सा करोगे आप यहाँ पे टेस्ट? सीटी एंजियोग्राफी करोगे। या फिर बच्चों बात आती है यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे, यहाँ पे बीपी चेक करेंगे, एचआर चेक करेंगे। ये और सारी बातें किसकी तरफ जाती है? ये आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाती है। पता चल गया आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है। अब आप इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या दोगे? ट्रीटमेंट के अंदर बात आती है तो एक तो बच्चों आपका है प्राइमरी प्रिवेंशन। अरे बोलो भाई कौन सा है? एक आपका है बच्चों प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है सबसे पहले बचाव करना। अरे प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहले बचाव करना। जहां बात सबसे पहले बचाव की आएगी तो सबसे पहले बचाव में आप क्या करोगे? यहां पे अपन लगाते हैं बेटा डीवीटी पंप। अरे क्या लगाते हैं? डीवीटी पंप लगाते हैं। या तो बच्चों बात होती है यहां पे डीवीटी पंप की, या बातें होती है बेटा डीवीटी स्टॉकिंग्स।
पर अपन यहाँ पे क्या काम में लेते हैं सबसे पहले, डीवीटी पंप। कैसा दिखता है आपको डीवीटी पंप? ये आपको डीवीटी पंप जो है ये ऐसा दिखाई देता है। अपन इसमें क्या करेंगे, डीवीटी पंप, ताकि पेशेंट सोता है पर यहाँ इसका केवल सर्कुलेशन चलता रहे, अपन मसाज नहीं करेंगे। आपने अगर यहाँ पैरों पे मसाज की तो यहाँ पे जो डीवीटी थी, जो क्लोट था, वो टूट के निकल सकता है, केवल सर्कुलेशन चालू रखना है। इसलिए यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, डीवीटी पंप लगाते हैं। और जो एक्सरे निकालोगे आप कैसा दिखेगा डीवीटी का, यहाँ पे ऐसे स्टार साइन आएगा, एक्सरे के अंदर आपको ओकलजन दिखेगा। और अगर डीवीटी बन गई तो पैरों में ये स्थिति होगी, यहाँ पे डीप वेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लोट हो जाएगा, डीप वेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बस। तो यहाँ पे डीवीटी स्टोकिंग्स लगाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर मसाज ऑन लेग्स, कभी भी पैरों पे मसाज नहीं करनी है, पैरों पे कोई भी मसाज नहीं करनी है, कभी भी मसाज से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डीवीटी वहां से टूट सकती है और टूट के आके लंग्स में अटक सकती है। एक फिर बात आती है बच्चों सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करोगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप बचाव करोगे। बचाव में एक तो आप दोगे बच्चों, एक तो आप करोगे पैसिव, सॉरी, एक तो आप करोगे बच्चों मैसिव का, और एक आप करोगे बच्चों सब मैसिव का। अगर मैं मैसिव की बात करूं तो मैसिव के अंदर एक तो आप सबसे पहले देते हो थ्रोम्बोलाइटिक। अरे क्या देते हो, थ्रोम्बोलाइटिक, जो थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करती है, क्लोट को तोड़ने का काम करती है। और थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर अपन देते हैं बच्चों, यहां पे अपन प्रोवाइड कराते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा अपने क्लोट तोड़ने का काम करता है, थ्रोम्बस को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करेगा, थ्रोम्बस को। कौन सी दवाई प्रोवाइड करेंगे बेटा, एल्टीप्लेज। अरे क्या देंगे, एल्टीप्लेज। कितने देते हैं अपन, 25 to 75 mg। इसको अपन मैक्सिमम दे सकते हैं 100। अरे मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 100। और उसके बाद में अपन क्या देंगे बच्चों, एंटीकोएगुलेंट। अरे क्या देंगे, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट कौन से देते हैं, या तो अपन हिपेरिन प्रोवाइड कराते हैं या अपन वारफरिन देते हैं। पर होता क्या है, हिपेरिन और वारफरिन को जब आप दोगे तो इनको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको काम करने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आज दिए तो 2 दिन बाद में जाके अपना असर दिखाएगी। अपन को तो आज असर चाहिए, अरे अपन को तो आज रोकना है क्लोट को बनने से। तब अपन आजकल जो देते हैं, नाउएडेज, यहां से एमसीक्यू है, यहां से अपडेट है, आजकल जो आप देते हैं नाउएडेज प्रोवाइड नोवेल एंटीकोएगुलेंट। अरे बोलो भाई कौन सा एंटीकोएगुलेंट देते हो, आजकल आप नोवेल एंटीकोएगुलेंट प्रोवाइड कराते हैं। और जो आप नोवेल एंटीकोएगुलेंट देते हैं आजकल, उसमें आप देते हैं बेटा डेबिगेटरिन। अरे क्या देते हैं बेटा, डेबिगेटरिन। ये करता है एक्ट विद इन एक्ट विथ मिनिमम टाइम, कम से कम समय में काम करता है, तुरंत काम करता है। इसलिए आजकल अपन क्या देते हैं, नोवेल एंटीकोएगुलेंट। क्या देते हैं बेटा, नोवेल एंटीकोएगुलेंट देते हैं। और जब बात सब मैसिव की आती है, तो सब मैसिव में अपन एक ही बात करते हैं बच्चों, क्या देते हैं, ओनली एंटीकोएगुलेंट। अरे बोलो भाई क्या दोगे, एंटीकोएगुलेंट। किसमें, सब मैसिव। मैसिव में क्या दोगे, थ्रोम्बोलाइटिक। इसके अंदर थ्रोम्बस देने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्लोट बना है, थोड़ा सा यहाँ पे थ्रोम्बस बनने की बात हो रही है, एंटीकोएगुलेंट से काम चल सकता है। यहां तक अपनी बात किसकी हुई, मैनेजमेंट की। कौन से मैनेजमेंट, ड्रग्स की। अगर इनसे भी आराम नहीं मिलता है, दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, तब अपन क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, तब आपको प्रोवाइड कराना है सर्जरी। और सर्जरी में अपन क्या करते हैं बेटा, थ्रोम्बेक्टोमी। अपन ऑपरेशन से थ्रोम्बस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अगर फिर अपन बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्स क्या करेगी, नर्स के बहुत सारे काम है। कैसे काम है, एक तो पेशेंट को कराएगी बेड रेस्ट। क्या कराएगी, बेड रेस्ट। एक यहां पे कराएगी आइसोटोनिक एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या होता है, वॉकिंग। अरे क्या होता है, वॉकिंग होती है। और पेशेंट में नेवर मसाज ऑन लेग, कभी भी उसके पैरों पे मसाज नहीं करवानी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां इसके साथ में आप हमेशा क्या करोगे, आप मॉनिटर करोगे साइन ऑफ ब्लीडिंग। अरे किसके साइन मॉनिटर करोगे, ब्लीडिंग। क्यों, क्योंकि आपका पेशेंट किस पे है, पेशेंट ऑन एंटीकोएगुलेंट। अरे पेशेंट किस पे है, एंटीकोएगुलेंट से। उसको खून पतला करने की दवाई चल रही है,
इस दौरान आप उसके अंदर क्या करोगे बच्चों, ब्लीडिंग को लगातार क्या करते चलोगे, मॉनिटर करते चलोगे। यहां तक जो अपनी इंपॉर्टेंट बात हुई, जो अपडेट बातें हुई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बात हुई बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, कमेंट करिएगा, बोलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।